गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कोशिका भित्ति के बारे में पढ़ेंगे एक तो, और कल हम पढ़ रहे थे कोशिका झिल्ली के बारे में। कोशिका झिल्ली फिर केंद्रक है, फिर कोशिका द्रव्य है। तो अब कोशिका भित्ति ये हर कोशिका में नहीं पाई जाती, केवल पादप कोशिकाओं में ही पाई जाती है। अर्थात कोशिका जो भित्तियां होती हैं वो पादप की कोशिकाओं में पाई जाती है, बाकी जंतुओं में कोशिका भित्तियां नहीं पाई जाती। और कहाँ होती है ये कोशिका भित्ति? कोशिका झिल्ली से बाहर स्थित होती है, यानी कोशिका झिल्ली के बाहर होती है ये, और यह मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है। अब बाहर रहकर क्या करती है, क्या कार्य इसका? कोशिका भित्ति कोशिका को निश्चित आकार प्रदान करती है तथा दृढ़ता प्रदान करती है। यानी कोशिका झिल्ली के बाहर होती है कोशिका भित्ति, और कोशिका को एक निश्चित आकार देती है, उसको दृढ़ता प्रदान करती है, मजबूती प्रदान करती है। इस तरीके से इसीलिए पौधे होते हैं, इनके तने ठोस कठोर होते हैं। और उसके बाद में आता है अगला जो अंग है कोशिका के भीतर का, वो केंद्रक। कोशिका के अंदर जब कोशिका को हम सूक्ष्मदर्शी यंत्र में से देखते हैं तो गहरे रंग की गोलाकार अथवा अंडाकार संरचना दिखाई देती है, वो केंद्रक है, जिसे केंद्रक कहते हैं। ये जंतु कोशिका में तो मध्य में होता है और पादप कोशिका के किनारे पर होता है, क्योंकि पादप कोशिका में रिक्तिकाएं बड़ी बड़ी होती हैं और उन रिक्तिकाओं के कारण ये किनारे की तरफ आ जाता है। इस तरह से बनावट अगर इसकी देखिए तो केंद्रक के चारों ओर दोहरी झिल्ली होती है, यानी दोहरी झिल्ली से बना होता है। इस तरह से अगर हम इसकी बात करें इस तरह से तो ये दोहरी झिल्ली से इस तरह से दोहरी झिल्लियां होती है इस तरह से, और इन झिल्लियों में छिद्र भी होते हैं इस तरह का। ये केंद्रक इसके भीतर गहरी संरचना होती है, ये केंद्रक द्रव भरा होता है, और ये जैसे केंद्रक है, देखिए केंद्रक, तो इसमें दोहरी झिल्ली होती है, यानी दोहरी झिल्ली से घिरा होता है, और झिल्ली के अंदर बहुत ही सूक्ष्म छिद्र होते हैं। यानी ये जो छिद्र होते हैं, इन छिद्रों से होकर के पदार्थ केंद्र के अंदर जा सकता है, इन छिद्रों से होकर के पदार्थ बाहर केंद्र के बाहर कोशिका द्रव्य में भी आ सकता है। इस तरह से ये दोहरी झिल्ली से घिरी एक घनी गहरे रंग की रचना होती है, और इसमें और अंदर केंद्र के अंदर एक धागों का जैसा घना जाल सा होता है, एक धागों का जो जाल सा होता है उसको हम बोलते हैं क्रोमेटिन जाल। इस तरह का जाल सा होता है इस तरह से, तो इसे क्रोमेटिन जाल कहते हैं। ये धागों का जैसा जाल सा दिखाई देता है, इसको क्रोमेटिन जाल कहते हैं। और जब कोशिका विभाजन के समय, जब कोशिका विभाजित होती है उस समय ये क्रोमेटिन जाल टुकड़ों में टूट जाता है, यानी छोटे छोटे टुकड़े से इसके दिखाई देने लगते हैं। क्रोमेटिन जाल जो धागों का एक जाल था वो कोशिका विभाजन के समय, क्योंकि हम जानते हैं कि कोशिका विभाजित होकर के 1 से 2, 2 से 4 इस तरह से कोशिकाएं बनती हैं, जिससे हमारे शरीर की वृद्धि होती है। पहले भी बताया गया था कि चाहे कितने विशाल का पेड़ हो, चाहे कितने विशाल का जंतु हो, वो उनकी जो उत्पत्ति है केवल शुरू में एक कोशिका से होती है, बाद में उन्हीं कोशिकाओं के विभाजन से अनेक कोशिकाएं बन जाती हैं। और इस तरह से जब कोशिका विभाजन होता है तो क्रोमेटिन जाल टूट जाता है बीच में से, और इनसे विशेष प्रकार की संरचनाएं क्रोमोसोम, जिनको हम गुणसूत्र कहते हैं, गुणसूत्रों का निर्माण होता है। जैसे मानव की कोशिका में केंद्रक के अंदर प्रत्येक कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं, यानी निश्चित संख्या होती है इनकी, तो 46 अपने मानव के कोशिका में गुणसूत्र पाए जाते हैं। हर जीव के गुणसूत्रों की संख्या निश्चित अलग अलग होती है, निश्चित होती है। इसी तरह से ये गुणसूत्र बनते हैं, और इन क्रोमोसोम या गुणसूत्रों में आनुवंशिक सूचनाएं होती हैं, यानी ये गुणसूत्र जब अगली पीढ़ी में जाते हैं तो
माता से और पिता से यानी नर से और मादा से दोनों से बराबर संख्या में गुणसूत्र जाते हैं संतान में, और फिर उस संतान में उन माता पिता के या उन नर और मादा के लक्षणों को प्रकट करवाने का कार्य करते हैं। तो माता पिता से संतान कुछ मिलती जुलती होती है गुणों में। क्यों होती है? चाहे पेड़ पौधे हों, चाहे जीव जंतु हों, चाहे मानव हो, क्योंकि ये जो गुणसूत्र होते हैं इनमें सूचनाएं होती हैं, उस जनक जीव के शरीर की सूचनाएं होती हैं, और जब ये गुणसूत्र संतान में जाते हैं तो ये सूचनाएं उसके साथ जाती हैं और संतान में इन सूचनाओं उन गुणों को ये सूचनाएं प्रकट करती हैं। इस तरह से क्रोमोसोम पर अनेक दानेदार रचनाएं भी लगी होती हैं जिन्हें हम जीन कहते हैं। एक एक गुणसूत्र पर हजारों की संख्या में जीन हो सकते हैं, और ये क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र तथा उन पर लगे जीन डीएनए के बने होते हैं। डीएनए एक रासायनिक पदार्थ है, इसको हम न्यूक्लिक अम्ल भी कहते हैं। ये न्यूक्लिक अम्ल एक प्रकार का, इसका पूरा नाम कई बार पूछ लेते हैं परीक्षा में भी। पूरा नाम इसका डी का मतलब हो गया डीऑक्सी राइबो, ये तो डी का मतलब हो गया डीऑक्सी राइबो डी, और एन का मतलब होगा न्यूक्लिक, और ए का मतलब होगा एसिड। अम्ल को अंग्रेजी में एसिड कहते हैं। तो डीऑक्सी न्यूक्लिक डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, इस तरह से ये डीएनए का पूरा नाम है। इस प्रकार के ये जो अणु होते हैं डीएनए का अणु, यही गुणसूत्रों को भी बनाते हैं और यही जीन को भी निर्मित करते हैं, जीन को बनाते हैं, यानी इनके पदार्थ के ये बने होते हैं। अब इसके बाद में अगली बात पे आ जाते हैं कि केंद्र की उपस्थिति के आधार पर जीव दो प्रकार के होते हैं। कोशिका में केंद्रक की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर जीव दो प्रकार के होते हैं। और कौन कौन से दो प्रकार के होते हैं? नंबर एक लेते हैं प्रोकैरियोट्स, यानी जिन जीवों की कोशिकाओं में केंद्रक स्पष्ट नहीं होता, है, उन्हें प्रोकैरियोट्स कहते हैं। यानी इनमें केंद्रक नहीं होगा तो फिर क्या होगा? इनमें केंद्र की जगह यानी केंद्र झिल्ली नहीं होती है, यानी इनमें कोशिकाओं के अंदर केंद्र के पदार्थ बिना केंद्रक झिल्ली के बिखरा हुआ होता है, यानी केंद्र के पदार्थ तो होगा, डीएनए
या फिर आरएनए होगा, इस तरह के पदार्थ तो होंगे, लेकिन कोशिका में वैसे दिख रहे होते हैं वो, उनकी चारों ओर केंद्र झिल्ली नहीं होती। अर्थात हम कह सकते हैं कि इन जीवों में स्पष्ट केंद्र नहीं पाया जाता। जैसे कुछ जीवाणु वायरस आदि, ये ऐसे जीव हैं, कुछ जीवाणु हैं उनमें स्पष्ट रूप से केंद्र नहीं होगा, कुछ इस प्रकार के जीवाणु होते हैं, और वायरस हैं इनमें स्पष्ट रूप से केंद्र नहीं पाया जाता। इनको हम, इन जीवों को हम बोलते हैं प्रोकैरियोट्स। नंबर 2 लेते हैं यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स जिन जीवों की कोशिकाओं में स्पष्ट केंद्रक झिल्ली, स्पष्ट झिल्ली युक्त केंद्रक पाया जाता है, उन्हें यूकैरियोट्स कहते हैं। यानी इन जीवों की जो कोशिकाएं होती है उनमें स्पष्ट रूप से केंद्र पाया जाता है, केंद्र के चारों ओर दोहरी झिल्ली होती है, उसमें सुव्यवस्थित केंद्र होता है। और उदाहरण के लिए इनका उदाहरण जैसे अधिकांश जंतु और पौधे, अधिकांश जंतु में यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती है, उनको यूकैरियोट्स कहते हैं। प्रोकैरियोट्स तो बहुत कम संख्या में होते हैं, बाकी अधिकांश जितने भी पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं जो हम अपने चारों ओर देखते हैं, सब यूकैरियोट्स जीव कहलाते हैं, क्योंकि उनकी कोशिकाओं में स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। इस प्रकार से ये होगा प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स। और इनमें अगर अंतर देखें, अगर दोनों में अंतर अगर करना चाहें तो किस प्रकार कर सकते हैं? प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में क्या अंतर है उसको अगर हम देखना चाहें, अब हम आगे देखते हैं कि जैसे प्रोकैरियोट्स कोशिका और यूकैरियोट्स कोशिका में क्या अंतर है। इसमें 2-3 अंतरों को देखते हैं। कोशिका का आकार, जो प्रोकैरियोट्स कोशिका होती है ये अविकसित होती है एक प्रकार से, ये आदिम प्रकार की कोशिकाएं होती है, प्रारंभिक कोशिकाएं हैं ये 1 से 10 माइक्रोमीटर तक की इनका व्यास होता है, साइज होता है। 1 माइक्रोमीटर बराबर 10 की घात 6 मीटर, यानी लाखवां 10 लाखवां भाग होता है इनका। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 इकाई 10 लाख, तो मीटर का 10 लाखवां भाग होता है 1 माइक्रोमीटर। इतने छोटे व्यास की होती हैं ये, यानी जो प्रोकैरियोट्स कोशिका है वो 1 से 10 माइक्रोमीटर तक की व्यास की होती हैं, और यूकैरियोट्स कोशिका होती है ये आकार में थोड़ी सी बड़ी होती हैं, ये 5 से लेकर के 100 माइक्रोमीटर तक की व्यास की आकार की होती हैं। प्रोकैरियोट्स कोशिका में स्पष्ट केंद्रक नहीं होता, यूकैरियोट्स में स्पष्ट केंद्रक होता है। प्रोकैरियोट्स में क्रोमोसोम एक ही पाया जाता है, जो भी कोशिका के अंदर वैसे ही बिखरा पड़ा रहता है, केंद्र झिल्ली होती नहीं है, और इनमें क्रोमोसोम एक से अधिक पाए जाते हैं। इनमें झिल्ली प्रोकैरियोट्स कोशिका में जो क्या नाम है झिल्ली युक्त कोशिका में पाए जाते हैं। जितने भी कोशिका में हैं, जैसे अंतःपृथवी जालिका, गोल्जी काय, राइबोसोम, लाइसोसोम, तारकाय, माइटोकॉन्ड्रिया, ये जितने भी कोशिकाएं इसमें पाए जाते हैं वो बिना झिल्ली वाले पाए जाते हैं। केंद्रक पर भी झिल्ली नहीं होती, अन्य जो कोशिकाओं में हैं उन पर भी झिल्लियां नहीं होती हैं। ये तो होगी प्रोकैरियोट्स।
और यूकैरियोट्स इनमें झिल्ली युक्त कोशिका में पाए जाते हैं, जैसे अंतःप्रद्रवी जालिका है, गोल्जी काय है, राइबोसोम है, लाइसोसोम है, कारक काय, माइटोकॉन्ड्रिया, ये झिल्ली युक्त होते हैं और केंद्रक पर भी झिल्ली पाई जाती है। अब इसके बाद में लेते हैं तीसरा इसका कोशिका का मेन भाग लेते हैं। अभी तक हमने बड़े कोशिका झिल्ली पढ़ ली है और इसके बारे में इसका अध्ययन कर लिया हमने, और दूसरा केंद्रक के बारे में अभी अध्ययन कर रहे थे, और तीसरा है कोशिका द्रव्य। तो कोशिका द्रव्य, कोशिका को सूक्ष्म चित्र से देखने पर कोशिका का अधिकांश भाग एक हल्के धब्बे के रूप में दिखाई देता है। जो केंद्रक है वो तो एक गहरी सी रचना दिखती है, उस केंद्रक को छोड़ करके बाकी जितना भी पदार्थ दिखाई देता है उसको हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। और कोशिका द्रव्य तरल पदार्थ है जिसमें विभिन्न कोशिकाएं में पाए जाते हैं, जैसे अंतःप्रद्रवी जालिका, गोल्जी काय, राइबोसोम, लाइसोसोम, कारक काय, माइटोकॉन्ड्रिया आदि ये कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। अगर कोशिका द्रव्य के साथ साथ केंद्रक को भी शामिल कर लें, यानी कोशिका झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव्य और केंद्रक दोनों को मिला के हम जीव द्रव्य कह देते हैं। तो इस तरह से ये कोशिकाओं के बारे में हम कल अध्ययन करेंगे, कौन कौन सी कोशिका में पाए जाते हैं।